कहा जाता है अगर हद से ज्यादा पैसे और जिस्म की लत लग जाए तो ये लत एक दिन जान का दुश्मन बन जाता है। और आज की कहानी कुछ ऐसे ही है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। उत्तर प्रदेश के आगापुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार है और उस परिवार के मुखिया हैं रतनलाल। रतनलाल के 4 बेटे हैं और उनके मझले बेटे का नाम है राजीव। राजीव पढ़ने में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, होनहार होता है, इसीलिए राजीव की सरकारी नौकरी लग जाती है बिजली विभाग में। जब नौकरी लग जाती है तो मेहमानों का आना जाना चालू हो जाता है और उसी क्रम में राजीव की शादी फिक्स हो जाती है सीमा नाम की एक लड़की से। सीमा की उम्र होती है 28 साल और राजीव की उम्र उस समय 31 साल होती है। दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो राजीव की पहली पोस्टिंग होती है उत्तर प्रदेश के रामपुर के इंदिरा कॉलोनी में। राजीव अपनी पत्नी के साथ उत्तर प्रदेश के रामपुर के इंदिरा कॉलोनी में शिफ्ट हो जाता है और अपनी नौकरी करने लगता है, ड्यूटी करने लगता है। और उसी क्रम में समय का पहिया चलता गया और राजीव 2 बेटी का पिता बन जाता है। काफी ज्यादा बर्डन हो जाता है। जब बेटियां 4 साल 5 साल की हो जाती है तो स्कूल भी आना जाना चालू कर देती है। एक दिन की बात है, राजीव अपनी ड्यूटी के लिए जाता है 27 फरवरी 2023 को, लेकिन उस दिन घर वापस ही नहीं आता है। काफी ज्यादा बीवी परेशान हो जाती है, पत्नी परेशान हो जाती है, अपने मायके फोन करती है ससुर जी के पास और पूछती है कि वो वहां पे पहुंचे हैं। उधर से जवाब आता है नहीं। काफी ज्यादा रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है और बोलती है अपने ससुर जी से कि 27 फरवरी के दिन ये ड्यूटी गए थे लेकिन अभी तक ये वापस नहीं आए। एक दिन गुजर गया। पिताजी भी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और अपने आगापुर थाना में जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवा देते हैं। पत्नी भी काफी ज्यादा रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है और इंदिरापुर यानी इंदिरा कॉलोनी के थाने स्टेशन में पहुंच जाती है 28 फरवरी रात्रि 10 बजे के आसपास। रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए पहुंचती है और वहां के थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर साहब का गोड़ पकड़ लेती है, पैर पकड़ लेती है और रोने लगती है और बोलती है कि मेरे पति लापता हो गए हैं। 27 फरवरी 2023 के दिन ड्यूटी गए थे लेकिन वो ड्यूटी से वापस ही नहीं आते हैं। वहां के थाना अध्यक्ष रिपोर्ट लिख लेते हैं और इस मामले की जांच करने लगते हैं। वो पहुंच जाते हैं उनके होम टाउन आगापुर और उनके पिताजी रतनलाल से पूछताछ जारी कर देते हैं। लेकिन रतनलाल कोई भी संतुष्टजनक जवाब नहीं देते हैं और बोलते हैं कि मेरे परिवार से किसी को अभी कोई रंजिश नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, पता नहीं मेरा बेटा कहां लापता हो गया है। पुलिस वाले फिर पहुंच जाते हैं इंदिरा कॉलोनी में, जहां पे राजीव अपनी पत्नी सीमा के साथ रहते थे। वहां के आसपास के लोगों से जब बात करती है पुलिस तो पता चलता है कि राजीव काफी ज्यादा शराब पीता था, काफी ज्यादा नशेड़ी था और वो गली में काफी ज्यादा शोरगुल और बदमाशी करता था। राजीव का ऐसा चाल चलन पहले नहीं था लेकिन नौकरी लगने के बाद राजीव काफी ज्यादा शराबी हो गया था, काफी ज्यादा नशेड़ी हो गया था। और जब मोहल्ले वाले ये भी बात बताते हैं कि उनकी पत्नी सीमा का भी चाल चलन ठीक नहीं है, वो एक मर्द के साथ, एक लड़के के साथ गली में घूमती है और रात्रि में भी वो अपने घर में उस लड़के को बुलाती है जब उसके पति राजीव घर में मौजूद नहीं होते हैं। पुलिस वाले जब सीमा से पूछते हैं तो सीमा बोलती है कि ये सरासर गलत बात है। जब पुलिस वाले उसके कॉल डिटेल को खंगालते हैं सीमा का तो एक नया नंबर मिलता है। उस नंबर पे काफी ज्यादा बात की हुई थी सीमा। जब उस नंबर के मालिक यानी जिसके नाम से वो नंबर होता है उसका नाम होता है राहुल और वो राहुल कोई और नहीं होता है, राजीव के चचेरा भाई होता है राहुल। जब पुलिस वाले राहुल के पास जाती है तो राहुल के घर का ताला लटका हुआ होता है, राहुल वहां पे मौजूद नहीं होता है। पुलिस की शक की सुई इन्हीं दोनों पे अटक जाती है और सीमा को हिरासत में लेके फोर्सफुली पुलिस पूछने लगती है। जब फोर्सफुली पुलिस पूछने लगती है सीमा से तो धीरे धीरे सीमा अपना जुर्म काबूल करने लगती है और बोलती है कि मेरे पति का फर्स्ट ज्वाइनिंग जब रामपुर के इंदिरा कॉलोनी में हुआ तो उस समय इंदिरा कॉलोनी में ही उनके चचेरे भाई राहुल रहते थे। तो वो इंदिरा कॉलोनी के राहुल के पास फोन करते हैं और पूछते हैं कि मुझे इंदिरा कॉलोनी में एक रूम चाहिए, एक फ्लैट चाहिए।
तो बोलते हैं कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे घर के जस्ट बगल में एक मकान खाली है, वो रेंट पे लग रहा है, तो मैं उसे रेंट पे आपको दिलवा दूंगा, आप फौरन आ जाइए। राजीव अपनी पत्नी के साथ वहां पे पहुंच जाते हैं और वो घर रेंट पे लेकर रहने लगते हैं। धीरे धीरे राजीव की आदत खराब होने लगती है, गलत लोगों के संगत में आ जाते हैं और काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं। शराब की लत से उनकी घर की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा चरमरा जाती है और उनकी जो बिटिया रानी स्कूल जा रही थी पढ़ने के लिए, उन्हें भी स्कूल से घर पे बैठा देते हैं और बोलते हैं कि घर पे ही पढ़ाई लिखाई करो जब तक मेरे पास पैसे नहीं आ जाते। घर की माली हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है तो उनकी पत्नी सीमा राहुल के पास फोन करती है और बोलती है कि राहुल मुझे कोई आप जॉब दिलवा दीजिए। राहुल बोलता है कि ठीक है भाभी, मैं आपके लिए कोई जॉब ढूंढता हूं। राहुल अपने ही कंपनी में सीमा को जॉब दिलवा देता है और दोनों का साथ आना जाना चालू हो जाता है। साथ आने जाने के क्रम में दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, दोनों की दोस्ती हो जाती है, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और जब भी राजीव अपने घर में नहीं होते हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। जब दोनों को प्यार की परवान चढ़ने लगा, दोनों एक दूसरे के साथ काफी समय बिताने लगे और जब भी राजीव अपने घर में नहीं होते थे तो राहुल उनके घर में आ जाता था और अपनी भाभी सीमा के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता था। एक दिन की बात है कि राजीव अचानक अपने घर में आ जाते हैं और जब अपने कमरे में जाके देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उनकी पत्नी अर्धनग्न अवस्था में होती है और उनका चचेरा भाई राहुल भी अर्धनग्न अवस्था में होकर दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। काफी ज्यादा हाइपर हो जाता है राजीव और अपनी पत्नी को भी गाली देने लगता है और अपने भाई राहुल को भी गाली देने लगता है। राहुल को धक्का देकर अपने घर से बाहर निकाल देता है और बोलता है कि आइंदा मेरे घर के चौखट तुम पार भी मत करना, तुम मेरे गली के आसपास भी मत मंडराना। और अपनी पत्नी को भी काफी ज्यादा समझाता है, काफी ज्यादा हिदायत देता है कि तुम संभल जाओ, सुधर जाओ, मेरे परिवार की इज्जत तार तार मत करो। पत्नी नहीं सुधरती है, पत्नी को तो लत लग गई थी राहुल से मिलने के लिए, इसीलिए वो कंपनी आना जाना चालू रखती है। जब ये बात राजीव को पता चलता है तो राजीव उसकी कंपनी भी छुड़वा देता है और बोलता है कि तुम घर पे रहो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, कोई भी दिक्कत हो मुझसे बोलना, तुम्हें कंपनी जाने की जरूरत नहीं है। उसकी तो लत लग गई थी राहुल के साथ शारीरिक संबंध बनाने की, राहुल के साथ रहने की। जब राहुल से उसकी मुलाकात नहीं होती थी तो काफी ज्यादा विचलित हो जाती थी, काफी ज्यादा बेचैन हो जाती थी। यहाँ राजीव भी काफी गार्डिंग करके रखा था कि तुम्हें किसी से बात नहीं करना है। एक दिन की बात है कि सीमा अपने यार राहुल के पास फोन करती है, रोने लगती है और बोलती है कि हम दोनों का मिलना बेहद जरूरी है, इसीलिए राजीव को अपने रास्ते से हटाना बेहद जरूरी है। राहुल भी बोलता है कि अगर वो रास्ते से हट जाता है तो तुम उसका सरकारी नौकरी तुम्हें मिल जाएगा और जब तुम सरकारी नौकरी करने लगोगी तो हम दोनों शादी करके आराम से जिंदगी जिएंगे, काफी खुशहाल जिंदगी जिएंगे। सीमा भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि तुम प्लानिंग करो, जैसे भी हो राजीव को अपने रास्ते से हटाना ही है। राहुल प्लानिंग करता है, अपने दोस्त सतीश के पास फोन करता है, सतीश से बातें करता है और सतीश अपने दोस्त अरुण और रवि के साथ एक प्लानिंग करता है, पूरा फिल्मी स्क्रिप्ट तैयार करता है राजीव को रास्ते से हटाने के लिए। लेकिन उसके लिए 2 लाख रुपए का डिमांड करता है सतीश। राहुल फोन करता है अपनी प्रेमिका यानी कहें तो राजीव की पत्नी सीमा के पास और बोलता है कि भाभी 2 लाख रुपए मांग रहा है सतीश। बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास 2 लाख रुपया तो नहीं है लेकिन 1,60,000 रुपया है, तुम ले जाओ और जैसे भी हो राजीव को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। 1,60,000 रुपया सतीश को दे दिया जाता है और सतीश राजीव को मारने का प्लानिंग करने लगता है। एक दिन की बात है कि राहुल अपने बड़े भाई राजीव के पास फोन करता है, रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और बोलता है कि बड़े भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो भी भाभी के साथ गलत काम किया है वो काफी शर्मिंदगी भरी है, उसके लिए मैं काफी ज्यादा शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आइंदा इसके बाद से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। राजीव उसे माफ कर देता है और बोलता है कि ठीक है, आइंदा इसके बाद से ऐसी गलती मत करना। लेकिन राहुल बोलता है अपने बड़े भाई राजीव से कि मेरे रूम पे एक बार जरूर आइएगा। राजीव उसके रूम पे जाता है तो राहुल के हाथ में शराब का बोतल होता है। शराब का बोतल देखते ही राजीव मदहोश हो जाता है और शराब के बोतल लेकर पीने लगता है और पीकर
टल्ली हो जाता है। जब टल्ली हो जाता है तो अपने भाई राहुल से बोलता है कि मेरे ऊपर काफी ज्यादा कर्ज हो गया है, तुम जैसे भी करो, कुछ भी करो, किसी से पैसे दिलवा दो कि मैं अपना सारा कर्ज चुकता कर दूं। राहुल बोलता है कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मेरा एक दोस्त है सतीश, उसके पास काफी ज्यादा रुपया है, चलिए इसी समय उससे बात करता हूं। राजीव बोलता है कि चलो ठीक है, इसी समय उससे बात किया जाए। राहुल को एक बहाना मिल जाता है और राजीव को अपने बड़े भाई को लेकर सतीश के पास जाने लगता है। सतीश अपने दोस्त अरुण और रवि को भी बुलाया होता है। रास्ते में जंगल पड़ता है और जंगल में बैठकर फिर ये पांचों लोग पीने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं। जब राजीव शराब पीकर काफी ज्यादा मदहोश हो जाता है, बेहोश हो जाता है, तो इन चारों लोग मिलकर वहीं पे राजीव को मौत की नींद सुला देते हैं और फिर जंगल में गड्ढा खोदकर उनके बॉडी को दफना दिया जाता है। जब ये सारा जुर्म राजीव की पत्नी सीमा एक्सेप्ट कर लेती है तो पुलिस वाले सीमा के साथ साथ उसका देवर यानी राजीव का चचेरा भाई राहुल को गिरफ्तार कर लेती है। उसके दोस्त सतीश, अरुण, रवि को गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल इन पांचों के ऊपर मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है कोर्ट में। देखिए क्या फैसला आता है। इस पूरी वारदात को सुनने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आखिर किसकी वजह से राजीव की जान चली गई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।